अस्सलाम वालेकुम। मां मुसव्वर अली बलोच गुल चारों का वती प्रोग्राम में कराची तो का वशत कना गुल चारों का अंचु के शुम जानत के मावती ए प्रोग्राम आशुमे दे मा हमा मर्द मकारे के आहा या आहनी कहूल मर्द मा कराची देम रवि हाथरा एक मजने गिरदे अदा कुता और दनगा हम कराची खिदमता दसगा टन तो मैं मर्चगी मेहमान वाजा गुल हमीद बलोच यक मजने नामदारे एसोसिएट प्रोड्यूसरे तहत गिंदना कार कुता या बाजी ड्रामा या शेंग गुतगा फिल्म शेंग गुतगा फिल्म गॉडफादर सल्तनत या कहीं ड्रामा टेली फिल्मन या फेस्टिवली व्यक्तिगत ये तो का एक फिल्म में इशा टेली फिल्म में वती मुकाबला वास्ता नेम दातगत या नामत महलब और आइया सेंजदमी नंबर पूरी दुनिया तो का गंदना जोरता हासिल कोता या कि काविशत एक सोशल इशू बलूचिस्तान सोशल इशू देमा कार के एक कोशिश वती कौम वास्ता या कि किरदे अदा को तो कता बाकी आने ड्रामा सीरियल तादाद बेशुमार सिलसिला दूरियां दिल से दिल तक और दिगे बाकी आवत गप जाना। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का काम। सर आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं असल में जो है ना वो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि एक बलोच एसोसिएट प्रोड्यूसर का मैं पहली मर्तबा मैं मिल भी रहा हूँ और उनका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि आप जो है ना वो माशाल्लाह लाहौर में आपने अपना काफ़ी वक्त गुजारा है और हैरानगी की बात यह है चूँकि मैं जानता हूँ और मैं लाहौर स्टूडियो के अंदर जो है वो एज अ जर्नलिस्ट काम करता रहा हूँ और मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स को भी वहाँ जानता हूँ। वहाँ पर इंतहाई किस्म की लेग पुलिंग होती है, किसी को फिट नहीं होने वहाँ पर दिया जाता और वहाँ पर एक बड़े दिल का बंदा और एक बड़े हौसले वाला ही फिट हो सकता है। और यकीनन आप माशाल्लाह जो है ना वो वहाँ पर अगर फिट हो गए और अपना एक नाम कमाया तो यकीनन आपने बहुत सारी मुश्किलात भी देखी होंगी जिनके बारे में आप आपसे जो है ना वो गुफ्तगू। नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं, मोहब्बत वाले हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ ना, मुझे ऐसा लगा। ये आप डिफेंड मेरे ख्याल में कर रहे हैं अपने एनी हो लेकिन मैं इसको डेफिनेट बहुत सारे देखें राइटर्स थे जिनके साथ मैंने काम किया, उनका ताल्लुक लाहौर ही से था और फिल्म इंडस्ट्री के थे और बहुत सारे डायरेक्टर्स थे और उनका ताल्लुक भी लाहौर से है और उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया। मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ चूँकि काम करते रहे अंदर के बंदे, आपकी राय ज़्यादा मोतबर है हमसे डेफिनेटली। अच्छा सर, आपने कराची की ज़मीन पर आंख खोली, कराची में बचपन गुजारा, जवानी गुजारी और इस उम्र में भी जो है ना अभी भी जवान है माशाल्लाह। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापा आ गया है, अब तो नाना दादा बन गया हूँ। तो अभी भी जो है ना वो कराची में रह रहे हैं। सर आपकी आंखों ने, आपके बचपन ने, आपकी जवानी ने, लड़कपन ने और अभी आपके जो मेच्योरिटी की इस उम्र ने कराची को अपनी आंखों से कैसा देखा? बहुत डिफरेंट। पहले कराची बहुत ही अच्छा था। अब हम जाके अगर किस तरह कंपेयर करें, हम बाहर जाते हैं वहाँ का जो रहन सहन देखते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं। हम आज से पहले 70s की अगर बात करें तो वहाँ पे वैसे ही था कराची, बहुत ही अच्छा था। क्या कह सकते हैं कि हमें याद पड़ता है हम बहुत ही छोटे थे। ओल्ड क्लिफ्टन जिसकी बात करें, लोग रातों भर औरतें मर्द बैठा करते थे, गपशपें होती थी। कराची के रोड रौनक, लेकिन अब वो चीज़ें का अभी दुख होता है वो कराची होता है क्योंकि जिस स्टैंडर्ड का कराची था अब तो बहुत ही ख़त्म हो गया है। अब वो नहीं रहा कराची। अब ये चीज़ें देख के हमें याद आता है कि बचपन में हम लियारी से निकलते थे स्कूल के लिए, ट्रामों पे बैठ के जाके सिंध मदरसा स्कूल जाना, फिर वहाँ ट्राम पे बैठ के आना। अब आज दुनिया में ट्राम और क्या कहते हैं, क्या आजकल बना रहे हैं नवाज शरीफ और शहबाज, मेट्रो ये हमने उस जमाने में चीज़ें देखें, ये ट्रेन सिस्टम, स्काई ट्रेन या
कौन सा ट्रेन अब ऑरेंज ट्रेन वगैरह ये निकला है। ये तो आज से 70s में कराची में हमने ट्राम की शक्लों में देख चुके थे। डबल डेकर बसें थी, लेकिन अब कहाँ हैं? ये तो ख़त्म कर दिया इन्होंने। अच्छा सर, लिहारी का जिक्र आपने किया और फिर ट्राम का जिक्र भी आया ना। ट्राम, जब भी इस ट्राम का जिक्र आता है, आपको पता है मैं रुक जाता हूँ ना। आजकल ट्राम मेरे ख्वाबों में आता है, जिसमें जिस तरह ट्राम कराची का हुस्न हुआ करता था। हर मेहमान ने ट्राम का जिक्र जब भी किया तो उनके चेहरे पर एक खुशी मैंने छलकती हुई देखी। वो पता नहीं क्या खुशी थी, वो वही शायद वो जो ट्राम के अंदर छोटी छोटी शरारतें। हाँ, तो ज़ाहिर है बच्चे के बचपन का हिस्सा रहा है वो, तो ये सारी चीज़ें और आपने भी अपने बचपन में की होंगी, वही शरारतें हम भी करते थे। लेकिन यार वो ट्राम की शरारतें किस किस्म की होती थी? मसलन ये जम लगा के इस तरफ जाना, बेल बजाना, घुमाना उसके स्टेयरिंग को, उसके गियर को जिस तरह उंगल करते हैं उस तरह करना, बस यही छोटी मोटी शरारतें थी। तो ये तो चलता रहा है सारी जिंदगी। लिहारी में आपने आंख खोली, लिहारी का जिक्र हुआ, तो लिहारी किस मोहल्ले में जो है ना वो आपकी रिहाइश थी तब? लिहारी में गुल मोहम्मद लैन में रहता था। गुल मोहम्मद लैन, जो हमारे अब्बा और दादी सारे वही हैं। मेरे दादा के नाम पे ही है गुल मोहम्मद लैन आपके दादा के नाम पे? जी, मेरे परदादा आपके से उनके नाम पे है। तो हमारी सारी फैमिली आज भी वहीं रहते हैं। मेरे भाई, मेरे वालिद साहब का घर, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी पूरी फैमिली वहीं रहती है। वहीं गुल मोहम्मद लैन में रहते हैं? माशाअल्लाह, सब वहीं रहते हैं। तो लिहारी उस वक्त कैसा था सर? लिहारी बहुत अच्छा था, बहुत प्यार मोहब्बत हुआ। अब आज भी ऐसे ही है, अगर आज को देखें तो आज भी वैसे है। लेकिन इन्होंने पता नहीं, पॉलिटिशियंस ने लिहारी को किस मकाम पे लाके छोड़ दिया। लिहारी में बड़े बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मकसद एजुकेटेड लोग थे। लेकिन आज क्या कर दिया लोगों को, आपको पता है, बोलना तो नहीं चाहिए तो, लेकिन उन्होंने बहुत ख़राब कर दिया लिहारी को। उस बात पे दुख होता है। लिहारी में इतने मकसद, लिहारी एक ऐसी जगह थी कि रात को या शाम को जाते थे तो रौनक लगी रहती थी, ठीक है ना। वहाँ पे खेल के मैदान भरे रहते थे, स्कूल में बच्चे सुबह शाम आप देखते रहते थे। आज मुझे इतना दुख होता है कि लिहारी जाते हैं तो बच्चे रोडों पे पड़ रहे होते हैं। कुछ लोग हैं, अल्लाह उनको इज्जत दे कि उन्होंने एक बेड़ा उठाया हुआ है कि वहाँ के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो वो लोग, सलाम है उन लोगों को कि अपने घरों में बैठ के लोगों को एजुकेशन। लेकिन अब कहाँ है, लिहारी के स्कूलों में जाके देखो, पता नहीं कौन से वार उन्होंने कब्जे करके बैठे हुए हैं। कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है। ये जो दौर गुजरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई एक बहुत भयानक दौर था जो है ना वो लिहारी वालों के लिए। और जो आपने जिक्र किया कि कुछ लोग अब मेहनत करें, यस वाकई ही अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग इस तरफ आ गए, उनको पता चल गया है कि एजुकेशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है, उसको ले के आगे बढ़ना है। और बहुत सारे नौजवान जो है वो इस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और लिहारी का एक रोशन चेहरा जो है वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं वाकई। अच्छा सर, जब भी मैंने मेहमान किसी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका 60 और 70 की जो ये इन रिजीम्स में, यानी अयूब की रिजीम्स में, भुट्टो रिजीम्स में बाकायदा जो है ना वो सड़कों को धोया जाता था। बिल्कुल धोया जाता ये, और बाकायदा जो है जो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं ना। आज मैं अगर किसी ऑटो पे आप सफ़र कर लें, किसी टैक्सी को ले लें, या किसी, अब बस का तो सिस्टम ही नहीं रहा कराची में। नहीं, अब तो ये पता नहीं येलो पीला वैन आया हुआ है। उस ज़माने में अगर बसें चलती थी गवर्नमेंट की तो बाकायदा ड्राइवर और कंडक्टर, क्लीनर तक यूनिफॉर्म में रहते थे, उनका बैज लगा रहता था। इवन ऑटो के भी, उनके भी बैज होते थे, यूनिफॉर्म में होते थे। टैक्सी के वो भी यूनिफॉर्म बैज में होते थे। मीटरें चलती हैं आप आजकल आपके सामने है। तो ये डिफरेंसेस हैं ना। गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कुछ करने के लिए। गवर्नमेंट ने सारा प्राइवेट सेक्टर को देख के सारी चीज़ें तो ख़त्म कर दी। कोई शहरी स्कीम ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब आज लिहारी को देखेंगे, लिहारी को कहते थे कि भाई ये लिहारी पेरिस पेरिस पेरिस, लिहारी तो लिहारी नहीं रहा। पेरिस कहाँ से रहेगा? आज भी वही बैठ के वही दावे कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं। आज तक हमें उनसे पता नहीं, आई थिंक सो।
67 से सुन रहे हैं ये बातें, आज तक वही सुन रहे हैं। तो ये ज्यादा ये ख्वाब बहुत बेचे गए लियारी वालों को। मुखलिस आ जाए ना, अब में मुखलिस आ जाए, आगे आ जाए मुखलिस, लेकिन बढ़ने कौन दे? सवाल ये भी पैदा होता है कि बढ़ने कौन दे, आगे उनको लाए कौन, कौन ले आएगा? कोई ऐसा नहीं है। तो सर ये लियारी से निकलकर अपनी तालीम हासिल की, आगे बढ़े और माशाल्लाह इस मकाम तक जो है ना वो पहुँच गए। मेहनतें थी, मैंने बहुत मेहनत की है सारी ज़िंदगी में। लियारी में गुलमामल लेन में था, शादी के बाद। मैं शादी से पहले लियारी से थोड़ा आउट रहा था, बाहर रहता था, बाहर मेरे दोस्त ज़्यादातर थे लियारी से बाहर। तो मैंने बड़ा काम किया, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। कराची पोर्ट के अंदर बहुत काम किया मैंने। फिर वहाँ से निकल के आज से बस एक इंसान के अंदर एक जस्तजू हो बढ़ने की, आगे जाने की, तो आगे निकल सकता है। अल्लाह रास्ते दे देता है, नीयत साफ मंजिल आसान। नीयत अच्छी हो तो इंशाल्लाह आगे इंसान ज़रूर जाएगा। मैंने यही नीयत की कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, अच्छे तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड देना, बस यही मेहनत करता रहा। आज अल्लाह ताला का बहुत करम है और बहुत रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। कुछ मेरे अपने दोस्त, कुछ मेरे अपने बॉस उन्होंने मुझे इस तरह नहीं, मुझे भाइयों की तरह रखा उन्होंने उनकी भी बहुत मेहरबानी है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, मेरा एक मकाम, एक जगह बनाई इस शहर के अंदर। आज 4 लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुल हमीद से गुल हमीद बलोच एसोसिएट प्रोड्यूसर? नहीं, प्रोड्यूसर भी हूँ, एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हूँ। एक्चुअली मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेटर था ड्रामों के हवाले से, क्योंकि मैं अपने बॉस के साथ काम करता था। मेरे बॉस बेसिकली फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, सिनेमा ओनर्स भी थे। उनके साथ काम करने के बाद तो उन्होंने जब पहला सीरियल स्टार्ट किया तो एज अ कोऑर्डिनेटर मैंने उसके मकसद वो सारी चीज़ें देखी। तो वही एक सीखने का मरला था। वहाँ से सीखते सीखते फिर प्रोडक्शन डिज़ाइनर पे आ गया। इस तरह करते करते यहाँ पहुँचे। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग भी बहुत की, फिर बहुत काम किया। तकरीबन मैं 99 से ड्रामे बना रहा हूँ। उससे पहले फिल्में थी, डिस्ट्रीब्यूशन था। 99 से? जी 99 से पहला ड्रामा हमारी कंपनी का था। हमारी कंपनी का नाम है चैनल 2001 आर्ट प्रोडक्शन। तो उस कंपनी के जो पहले ड्रामा था हमारे प्रोडक्शन हाउस का, वो था हान, जिसमें पाकिस्तान से हमारे असलम भट्टी साहब ने उसने उसकी सोच ये थी कि पाकिस्तान के सारे सूबों से हमने आर्टिस्ट उठाने, एक जगह से नहीं। हमने उस पर KPK के आर्टिस्ट, बलूचिस्तान के आर्टिस्ट, पंजाब से आर्टिस्ट, सिंध से, कराची से, कई नहीं छोटे सारे आर्टिस्ट लेके हमने एक ड्रामा बनाया जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिट हुआ। बहुत अवार्ड भी मिले उसको, आन के नाम से, जिसका डायरेक्टर आबिद अली था। आबिद अली साहब जी जो जी आबिद अली थे उसका। हाँ, वो आबिद अली भी थे, राइटर भी आधा आबिद अली ने ही उसको ठीक किया। कुछ करने से पहले जहन में ये रखना कि हासिल से पहले मसाइल भी होंगे, मिलेंगे जो गुल हाथ घायल भी होंगे। चट्टानों पे ज़रबे लगाते ही रहना, तो फिर देखना तेज़ पानी का बहना। स्याह रात की तीरगी में रहोगे तो सुबह के पहले सितारे बनोगे। गुल हमीद बलोच साहब की तरह। सर इतनी मेहनत, इतनी मुशक्क़त। बलोच के बारे में एक बात मशहूर है कि बर्दाश्त कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये तो है। आपने इतना मकसद ये इतना बड़ा सफ़र, बहुत लंबा सफ़र, बहुत तवील सफ़र, कहीं कहीं ना गुस्सा तो आया होगा या? बहुत दफ़ा आता है, बहुत दफ़ा आता है, लेकिन तो फिर किस तरह अपने आप को संभाला? ज़रा नौजवान सुन लें। कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आगे अगर मैंने काम करना है तो गुस्से को कंट्रोल करूं। अगर काम नहीं करना है तो गुस्सा मुझे तबाह बर्बाद कर देगा। मुझे कुछ बड़े लोगों ने समझाया, हमारे बुजुर्गों ने, कि इस तरह नहीं होगा, तो उनको फॉलो करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज पे शुक्र है रब्बुल इज़्ज़त का, अब गुस्सा नहीं आता। गुस्सा बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। लोग तो मेरे ख्याल में शायद यही समझते कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ आज भी, लेकिन नहीं, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कंट्रोल हो गया रब्बुल इज़्ज़त का, लाख लाख शुक्र।
बातें होती रहेंगी, बड़ी मज़ेदार बातें, और मैं तो बहुत सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे होंगे। जितने भी नौजवान इस इंटरव्यू को बड़े गौर से सुने, बहुत सारी आपको जो है ना वो बातें मिल रही होंगी। एक मेहनत, एक मुशक्क़त, लगातार जौहद मुसलसल की एक कहानी है गुल हमीद बलोच साहब। गुलचारों का वादी बूता यके होते ओशते ओशता च पद्मश्मेद पदा सारी में हेचा मरे